दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूँ शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों कल यानी कि 25 अक्टूबर 2020 को हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पंचायत ऑडिटर की परीक्षा करवाई गई। यदि आप लोगों ने ये परीक्षा दी है तो अब तक होपफुली अब तक आपने इसके आंसर्स भी चेक कर लिए होंगे। तो मैं ये जो कल परीक्षा करवाई गई हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पंचायत ऑडिटर की, इसमें जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को डिटेल में डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश करूँगा। काफ़ी कोशिश करूँगा इसमें से ज़्यादा सवाल हम डिस्कस कर सकें। अ, इस क्वेश्चन बुकलेट को दोस्तों मैं कुछ पार्ट्स में आपके साथ डिवाइड करूँगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के सभी पार्ट्स ज़रूर देखें। और ये जो परीक्षा कल करवाई गई थी दोस्तों, इसका पोस्ट कोड था 760 यानी कि 760। 2 घंटे की ये परीक्षा थी। अधिकतम अंक इसमें थे 85 और 170 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए थे। दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा करवाई जाती है तो आप ये जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इनको ज़रूर देखें। क्योंकि यदि आप इस परीक्षा को भी देखेंगे, ये जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, इस क्वेश्चन बुकलेट को यदि आप देखेंगे तो कई ऐसे सवाल हैं। आप इसमें देखेंगे कि वो रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल दोस्तों। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी जो है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण कर सकता है। यदि आपसे सवाल पूछा गया होता दोस्तों कि किसके प्रसाद पर्यंत जो है प्रधानमंत्री अपना पद धारण कर सकता है, तो अब उस समय हमारा जो आंसर होता वो होता राष्ट्रपति। यदि दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया होता कि मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा में सबसे कम सीट्स हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी नागालैंड। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। सिक्किम में विधानसभा की सबसे कम सीट्स हैं। दोस्तों अब यहाँ से आपको कुछ और सवाल पूछे जाते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की जो मिनिमम सीट्स जो रखी गई हैं अ, कितनी हो सकती हैं। तो विधानसभा की दोस्तों मिनिमम जो सीट्स रखी गई हैं वो 60 है। यानी कि 60 सीट जो है किसी भी राज्य में 60 सीटें विधानसभा की होनी चाहिए। और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है विधानसभा की सीट्स की वो 500 रखी गई है। 500 मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम लिमिट 60 है। हालांकि जो सिक्किम में विधानसभा की सीट्स हैं दोस्तों वो 32 हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे सिक्किम में 32 सीट्स हैं, गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में भी मेरे हिसाब से 40 सीट्स हैं। तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर जो लिमिट है वो मिनिमम से भी कम है। अब यदि आपसे सवाल पूछा गया होता कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक विधानसभा की सीट्स हैं, तो अपना उस समय जो आंसर होता वो यूपी होता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीट्स हैं दोस्तों वो 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पदावधि कितनी है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है भारत का, उसका जो टेन्योर है, उसकी जो पदावधि है दोस्तों वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आएगा वो उसका जो है इनकी रिटायरमेंट एज समझी जाएगी। यानी कि 6 वर्ष, यदि 65 साल से कम उनकी एज है, उम्र है, तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। यदि 65 साल के वो हो जाते हैं, ये भले ही उन्होंने अपना कार्यकाल 1 या 2 साल ही अभी निकाला हो, यदि वो 65 वर्ष के हो जाते हैं तो उनका जो है रिटायरमेंट समझा जाएगा। अब यहाँ कुछ और सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा गया होता दोस्तों कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। नियुक्तियों में से यदि आपको सवाल पूछा जाए भारत की, तो अधिकतम सवालों में उसके जो जवाब होते हैं वो राष्ट्रपति होता है। सवाल यदि आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का जो चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग ये किस तरह का निकाय है। जैसे आपको पूछा जा सकता है क्या ये संवैधानिक निकाय है, या ये सांविधिक निकाय है, या ये एक सलाहकारी निकाय है, जैसे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एडवाइजरी बॉडी है। इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो भारत का
चुनाव आयोग दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है। इस बात का ध्यान रखिए, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारत के संविधान में जो भारत के संविधान का भाग 15 है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 15 और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 324 जो है, उसमें भारत के चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है और ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपसे सवाल यदि पूछा गया होता कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनको उनके पद से पहले किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, उनको उसी प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से पहले हटाया जा सकता है, जिस तरह से हम जो भारत के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह से इनकी प्रक्रिया भी इनको भी उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। पुराने वीडियोस में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इनको किस प्रक्रिया के द्वारा या किस तरह से इनको इनके पद से हटाया जाता है। तो यदि आपने अब तक हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर उन वीडियोस को देखें। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए वानिकी, ऑप्शन बी जल आपूर्ति, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी बीमा। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आता है। दोस्तों जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं उनमें जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके करवाई जाती हैं। तो इसी तरह से जैसे वानिकी हो गया या फिर कृषि हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सभी जो है ये प्राइमरी सेक्टर्स के यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक योजना लागत थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी परिवहन और संचार, ऑप्शन सी सामाजिक सेवाएं, ऑप्शन डी उद्योग। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर के 1956 तक चली, इसमें जो सर्वाधिक योजना लागत थी वो कृषि के क्षेत्र में लगाई गई। यानी कि कुल लागत का तकरीबन 31% दोस्तों इसमें कृषि में लगाया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग में सर्वाधिक लागत लगाई गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं से कई और तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो गरीबी हटाओ है, गरीबी हटाओ का नारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो ये गरीबी हटाओ जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों उसमें ये नारा दिया गया। और उस समय भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थे, तो उनके द्वारा ये नारा दिया गया गरीबी हटाओ। हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ, मेरे हिसाब से पिछले महीने एक एग्ज़ाम हुआ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उसमें सवाल पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य दिया गया, यानी कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्ट्स थे वो कौन से पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार दिए गए? तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिए गए थे। और अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना हुई। लास्ट जो पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक हुई, उसके बाद 15 वर्षीय योजनाएं शुरू की गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी चीज़, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी अंडे। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है दोस्तों। रजत क्रांति जो है यानी कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो अंडों के उत्पादन से या फिर हम पोल्ट्री प्रोडक्शन से भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको यदि सवाल पूछा होता कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किस चीज़ से जुड़ा है, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है कॉटन यानी कि कपास से जुड़ा है। श्वेत रेवोल्यूशन यानी आपसे पूछा गया होता दोस्तों श्वेत क्रांति जो है किसके उत्पादन से जुड़ी है, तो श्वेत क्रांति जो है दूध के उत्पादन से जुड़ी है। और इसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं दोस्तों। आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसके उत्पादन से या किस चीज़ से जुड़ा है? ये दूध के उत्पादन से जुड़ा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जो जनक है दोस्तों वो हैं बर्गीज कुरियन। बर्गीज कुरियन जो है दोस्तों ये भारत में इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी तरह से हरित क्रांति जो कि अनाज के यानी कि फूड ग्रेन से जुड़ी है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के जनक जो दोस्तों भारत में पूछा जाए आपको कि कौन है, तो हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक
तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है दोस्तों वो नॉर्मन बोरलॉग है। अ, अब आपको कुछ और भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको सवाल पूछ लिया कि नीली क्रांति किस चीज़ से जुड़ी है, तो नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से जुड़ी है। आपको सवाल पूछ लिया ग्रे क्रांति यानी कि भूरी जो क्रांति है वो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स के उत्पादन से ये जुड़ी है। तो इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले भारतीय स्टेट बैंक को कहा जाता था। और ये जो बना है ये बना 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो फॉर्मेशन हुई दोस्तों वो 1921 में हुई। 3 बैंक्स को उस समय इनका मर्जर किया गया, जैसे बैंक ऑफ कलकत्ता हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया। इन तीनों बैंकों का मर्जर 1921 में किया गया और नाम रखा गया इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जिसको नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, इसको नाम 1955 में दिया गया। तो यदि आपको सवाल पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ 1955, या इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आंसर अपना 1955 होगा। इसी तरह से दोस्तों यदि आपको सवाल पूछा गया कि आरबीआई का गठन कब हुआ, तो आरबीआई का गठन 1935 में हुआ और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का वो 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1941। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों। 1921 के वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। दोस्तों 1921 के वर्ष को महान विभाजन का वर्ष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1911 से 1921 1911 के बाद 1921 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना में सबसे एकमात्र एक ऐसी जनगणना है 1921 की जनगणना जिसमें पॉपुलेशन में डी ग्रोथ देखी गई, जिसमें जो जनसंख्या वृद्धि नहीं देखी गई, हालांकि उसमें डी ग्रोथ यानी कि नेगेटिव ग्रोथ उसमें देखी गई दोस्तों। क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में कुछ जो फैमाइन यानी कि कुछ अकाल जो भारत में पड़े और कुछ बीमारियां जो फैली, जिसके कारण जो है पहली बार जो है डी ग्रोथ इसमें देखी गई थी। तकरीबन -0.31% की जो है डी ग्रोथ इसमें देखी गई थी दोस्तों पॉपुलेशन में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेबीज होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फफूंद यानी कि फंजाई, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। रेबीज जो दोस्तों ये कुत्तों के द्वारा, जब कुत्तों को काटने से ये बीमारी होती है रेबीज, जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और ये विषाणु के द्वारा फैलता है। उसी तरह से विषाणु से फैलने वाली कुछ और बीमारियां हैं, जैसे विषाणु यानी कि वायरस दोस्तों, जैसे विषाणु से दोस्तों एड्स होता है, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, और जो सर्दी जुकाम है ये भी जो है ये विषाणु से होने वाली बीमारी है। आपको सवाल जैसे प्रोटोजोआ से जो होने वाली जो बीमारी है दोस्तों वो मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। उसी तरह से जीवाणुओं से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हैज़ा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसे हम क्षय रोग भी कुष्ठ रोग क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी जिसे हम कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जो है या फिर प्लेग जो है, ये कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जो जीवाणु से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किससे क्विनीन निष्कर्षित की जाती है। ऑप्शन ए धतूरा, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी लौंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्योंकि जो क्विनीन है दोस्तों ये जो सिनकोना का पेड़ होता है उसमें उसकी जो छाल होती है सिनकोना की जो छाल यानी कि उसका जो बार्क होता है दोस्तों उसमें से ये निकाली जाती है। और शुरू में इसका जो इस्तेमाल जो मलेरिया से लड़ने वाली दवा का निर्माण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दोस्तों जो पनामा नहर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक नहर है पनामा नहर। तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनमें जो है उनके डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए, काफ़ी बीमार वो लोग पड़ गए थे तो उनके डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसने काफ़ी प्रभावी रोल इसने निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर,
किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी कसावा, ऑप्शन डी सोयाबीन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है सोयाबीन। दोस्तों जो प्रोटीन है ये हमें हमारे जो खाना होता है, हमारा जो आहार होता है, प्रोटीन हमें दालों में से मिलता है। और सबसे अधिक प्रोटीन जिस दाल में होता है उसका जो नाम है वो सोयाबीन है। जो अनाज होता है दोस्तों, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अनाज से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और हमारे खाने का जो मुख्य अवयव यदि आपको पूछा जाए कि हमारे खाने का मुख्य अवयव क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या प्रोटीन है या विटामिन्स है, तो हमारे खाने का मुख्य अवयव भी कार्बोहाइड्रेट ही होगा। और कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज में से मिलता है। गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये अनाज में से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। आलू में से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बेकरी में ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है क्योंकि यह, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ये ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। पांडा किसके समान कुल का है? ऑप्शन ए शाही, या फिर पॉर्क्यूपाइन, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी व्हेल। दोस्तों यदि आपने एक मूवी देखी होगी, कार्टून मूवी कुंग फू पांडा, तो ये जो है ये भालू के समान कुल का है पांडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सजीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए कोश यानी कि सेल, इसे हम कोशिका भी कहते हैं। ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। कोशिका या कोश या फिर सेल जो है इसे हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ का बेसिक यूनिट कहते हैं दोस्तों। जितने भी जो जीवित जो सजीव जगत है दोस्तों, जितनी भी सजीव सजीव चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, इंसान हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है यानी कि मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका यानी कि कोश है दोस्तों। कोशिकाएं, खूब सारी कोशिकाएं जो आपस में मिलती हैं वो उत्तक बनाती हैं। और उत्तक आपस में, जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं तो वो अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाता है, और अंग तंत्र के बाद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बनता है दोस्तों। अब आपको कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपको सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों त्वचा क्या है? ये कोशिका है, उत्तक है, अंग है, या फिर ये कोई जीव है? तो त्वचा जो है एक अंग है। उसी तरह से उत्तक जो है, उत्तक में से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है वो क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दांत और हड्डियों में मजबूती और कठोरता किससे आती है? ऑप्शन ए कैल्शियम से, ऑप्शन बी सोडियम से, ऑप्शन सी क्लोरीन से, ऑप्शन डी फ्लोरीन से। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए होगा। कैल्शियम से जो दांतों में कठोरता और मजबूती आती है। दांतों में फ्लोरीन तत्व की कमी से, फ्लोरीन तत्व की कमी यदि हो जाए तो एक बीमारी होती है, उसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। लेकिन दांतों को जो मजबूती मिलती है, जो कठोरता मिलती है दोस्तों, वो कैल्शियम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि जंतुओं की खुराक में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होना चाहिए कि जंतुओं की खुराक में सम्मिलित सेलुलोज होगा। क्योंकि जो जंतुओं की जो खाना है, जंतुओं में जो खाना जो स्टोर होता है दोस्तों, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लेकिन उनके खुराक में जो सम्मिलित वो सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। तो इस हिसाब से इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन बी थक्का बनाने में सहायता, ऑप्शन सी शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होगा। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दोस्तों, उनको हम शरीर के सैनिक भी कहते हैं। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए हम इन्हें शरीर के सैनिक भी कहते हैं। जो हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों, हमारा जो रक्त होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, उसमें आरबीसी पाए जाते हैं, आरबीसी, उसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इन्हें हम शरीर के सैनिक कहते हैं क्योंकि ये शरीर को रोगों से बचाता है। जो आरबीसी होते हैं दोस्तों, आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन तथा जो खाना है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना है। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया कि जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है ये एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है।
और यदि आपको सवाल पूछा जाता है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है, या कौन सा विटामिन है, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में या बनाने में मदद करता है, तो जो विटामिन के है दोस्तों, विटामिन के ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ये एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी कैपिलरी, ऑप्शन सी फुसफुस शिरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो महाधमनी होती है वो आयोटा यानी कि महाधमनी होती है। अब दोस्तों, एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। यहाँ से आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। धमनियों में दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनियों में बहता है, और जो शिराएं होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो शिराओं में होता है। तो ये आपको यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक केवल मात्र एक ऐसी शिरा है जो पल्मोनरी वेन है दोस्तों। पल्मोनरी शिरा या फिर पल्मोनरी वेन, ये एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि धमनियों में, जितनी भी धमनियां हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है यानी कि पल्मोनरी शिरा, वो एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है दोस्तों जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए वृक्क यानी कि किडनीज, ऑप्शन बी बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी यकृत यानी कि लिवर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट रोल एक्सक्रीशन में निभाता है यानी कि मुख्य उत्सर्जन अंग जो है हमारे शरीर का वो वृक्क है दोस्तों, यानी कि किडनीज है। अब यदि आपको सवाल पूछा गया होता कि हमारे शरीर में दोस्तों, हमारे शरीर में यदि आपको सवाल पूछा होता कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूरिया का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है। यूरिया का, और जो पित्तरस होता है, पित्तरस इसे हम बाइल जूस भी कहते हैं, पित्तरस और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन यूरिया का उत्सर्जन जो है वो किडनी में से होता है, वृक्क में से होता है। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार, विज्ञान का ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसकी कमी से गोइटर होता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटाशियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। जो गोइटर होता है दोस्तों, गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, और ऑप्शन में हमारे पास आयोडीन नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर सही होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। लोहे की कमी से जो बीमारी होती है उसे अरक्तता यानी कि अनीमिया कहते हैं दोस्तों। अनीमिया, अरक्तता या रक्त क्षीणता जो है वो लोहे की कमी से होती है। सोडियम की कमी से दोस्तों, इसमें जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है वो कम या फिर ज़्यादा होता है। यदि सोडियम की आपके शरीर में अधिकता हो गई है, सोडियम अधिक मात्रा में शरीर में हो गया, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप, वो ज़्यादा हो जाएगा। यदि शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो रक्तचाप जो है वो कम होता है। यानी कि सोडियम जो है आप हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने 20 यानी कि 20 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और इसे शेयर करें। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं। ये वीडियो आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। इसके कुछ और भी मैंने आपको पहले बताया कि कुछ और पार्ट्स में डिस्कस करूंगा, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।